हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी शिवानी जी की लिखी हुई है और शीर्षक है चलोगी चंद्रिका। अपने एकांत कूपन में चंद्रवल्लभ ने 7वीं बार दर्पण में अपना चेहरा देखा। एक पल के लिए वह अपने आहत समर्थ को स्वयं ही नहीं पहचान पाया। दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे, चश्मे के मोटे लेंस के भीतर क्लांट आंखों में न जाने कैसी विवर्ण श्वेत आभा छाने लगी थी। न चाहते हुए भी नीचे झुके जा रहे होठों में विवश नैराश्य की स्पष्ट छाप आ गई थी। कनपटी के दोनों ओर झांक रही रुपहली डोरियों में चेहरा सचमुच ही कितना बदल दिया था। ओह, क्या ये इसी का चेहरा था? इस बदलते चेहरे को इतने वर्षों के व्यवधान के बाद क्या चंद्रिका पहचान पाएगी? हृदय में लगी पेसमेकर की तीव्र गति को साधने के लिए ही शायद चंद्रवल्लभ ने तकिए पे सर रखकर चुपचाप आंखें मूंद ली। काश आंखों के साथ साथ वह अपने शत विकसित हृदय के पट भी मूंद सकता। कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठा था वह। जिस जन्मभूमि की धरती पर प्राण रहते कभी पांव न रखने की उसने असंख्य प्रतिज्ञाएं की थी, उसी की धुंधली पर्वत श्रेणियां क्रमशः स्पष्ट होती उसके अंग प्रत्यंग को अवश बना रही थी। तब क्या करे? लौट जाए? बहरा चाय ले आएगा, तब शायद हाथ मुंह धोकर चाय पीकर स्वयं ही अपनी मूर्ख हौल दिली से छुट्टी पा लेगा चंद्रवल्लभ। चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका। ट्रेन की प्रत्येक टाप जैसे उसी का नाम का छपताल सा ठेका बजा रही थी। कहते हैं पुरुष की अपेक्षा नारी प्रौढ़ावस्था में ही वार्धक्य का वरण कर लेती है, किंतु चंद्रिका के तो पल पल का हिसाब रखता था उसका महाक्रोधी शक्की सन की पति सदानंद। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं नहीं, अब वह ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। लाल कुआं में नंद बंध चंद्रिका की सूनी कोख को कभी क्षमा नहीं कर पाया। बार बार निरह पत्नी को दूसरी युवा की धमकी से भय त्रस्त कर अभागे ने तीसरे ही वर्ष उसे मायके भेज दिया था। चंद्रवल्लभ के बड़े भाई के पास ही रहकर चंद्रिका ने बीए किया, फिर इलाहाबाद जाकर एलटी किया। अध्यापिका बनते ही सदानंद का देहांत हो गया था और वह प्रधानाध्यापिका बन स्वतंत्र अक्षत्र जीवन व्यतीत कर रही है। यह उसे उसकी भाभी चिट्ठी में लिखती थी। उसकी बंध कोख ने सहचर विहीन जीवन ने निश्चय ही उसके यौवन को अक्षुण रखा होगा। चंद्रवल्लभ को याद था कि उसकी माँ की सहेली विधवा गोदा मास्टरनी माँ से 4 साल बड़ी होने पर भी कितनी छोटी लगती थी। माँ प्रायः कहा करती थी, अरे बांझिन का मुंह और लड़कोरी का आंचल, एक बाल भी सफेद नहीं हुआ तेरा रे गोदा। इधर 2 वर्षों से उसके घर न आने पर भाभी ने भी रूठकर चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था। इसी से चंद्रवल्लभ को चंद्रिका का कोई समाचार नहीं मिला। फिर इन्हीं 2 वर्षों में राजनीति ने उसे समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति से लाद कर ऐसा दोहरा कर दिया कि चाहने पर भी वह चंद्रिका को देखने न अपनी गर्दन दाएं मोड़ सकता था न बाएं। उसकी महत्वाकांक्षिणी दृष्टि का घेरा बनता था केवल सम्मुख के उस प्रशस्त राजमार्ग पर जिस पर नीति उसे धावक बनाकर अपने मैराथन रेस में भगा रही थी। कितने पुष्पहार, कितनी ही रैलियां और कितनी ही करमर्दन समाचार पत्र के पृष्ठमुखों पर अपने नित्य नवीन मोहक संस्करण देखता तो वह हृदय उल्लसित होकर झूले की सी पेह लेने लगता। निश्चय ही हेडमास्टरनी चंद्रिका भी अखबार पढ़ती होगी। पश्चाताप की ज्वाला उसे कैसे झुलसाती होगी। उसकी कल्पना एक मोहक तृप्ति स्मृति लेकर चंद्रवल्लभ की भरी मूछों में बिखर जाती। कितनी ही मेनकाओं ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने की चेष्टा की थी। बड़े बड़े अफसरों की ऊबी पत्नियां, समाज सेविकाएं, फुर्राट अध्यापिकाएं, किंतु अपने चरित्र को कसकर मुट्ठी में आज तक बांध कर चला आया था चंद्रवल्लभ। मजाल था कोई उसके चरित्र पर तर्जनी तक उठा दे। क्रोधी दबंग कुत्सित पत्नी के सुधर सहचर से ऊबकर उसका चित्त कभी मन की मौज आने पर इधर उधर मुंह मार भी लेता तो शायद विधाता भी क्षमा कर देता।
क्योंकि नित्य सूखी घास चरने वाली निरीह गाय भी कभी हरे भरे घास पर मुंह मार देती है। स्वभाव से तो वो गाय सा ही था, निरीह। उसके जीवन में प्रेम एक ही बार आया था। जो मूर्ति तब हृदय में स्थापित हुई वह अब भी वैसी की वैसी अडिग थी। पर तब क्या चंद्रवल्लभ ऐसा ही था? दोनों हाथ सर के नीचे डाल वह अचानक ही अपने उस रूप को स्मरण करके मुस्कुराने लगा। कोट की फटी बाह से नाक पोंछने वाला चंद्रवल्लभ। और कोट भी कैसा? पिता के कौसर्य का कोट, जिसे पहनकर वह स्कूल जाता तो जोशी मास्टर व्यंग से कहता, अरे चनरुआ, दो भाई दो कोट पहनकर क्यों आते हो? एक में ही समा जाओगे। कल से दोनों भाई एक ही कोट पहनकर आना, समझे? और पूरी हृदयहीन कक्षा जोशी मास्टर के अद्भुत व्यंग से उल्लसित होकर निर्लज ही करके दोनों भाइयों का कलेजा निचोड़ देती। कंधे पे बंधी डोरी से लटकी काली काठ की चमकती पाटी पर कमर्ट से लिखी सुंदर सुलेख की मुखावली, उसके अक्षर विद्या ददाति विनयम। आज एक बाल्यकालीन स्मृति उसके कंठ में कड़ा बनकर अटक गई थी। तब क्या वह ऐसे पॉरेज और अंडा खाता था ब्रेकफास्ट में? रोटी में घी चुपोड़ चीनी बुरक ठर्ट पहाड़ी रोल बना नानी थमा देती थी उस वक्त। उसी रोल को खाते वह तेजी से स्कूल के 4 मील लंबी पगडंडी उतर चला जाता। सर पर तेल से चिकनी टोपी का क्या इस आज की टोपी से जरा भी साम्य था? कहाँ यह बगुले के पंख सी उज्जवल ढप्प तिरछी टोपी, जिसकी तिरछी नोक भी किसी की उंगली छू जाए तो खून छलछला उठे? और कहाँ वो कड़वे तेल से बरसाती निष्प्रम विवर्ण मलेशिया की निरीह टोपी, जिसे उसकी नानी ने गांव के गुसई डोले से 20 अखरोट और 10 दाड़िम के दाने देकर सिला लाई थी। फिर उस निरीह टोपी का एकमात्र कर्तव्य उसका सर ढकना ही थोड़ी था। प्यास लगने पर पहाड़ी झरने के जलधारा को सुपर्ण साथ वह गिलास बन जाती, उसकी प्यास बुझाती। चैत्र के महीने की काफिल झाड़ियों पर काफ फूल बटोरती और कभी जोशी मास्टर के आदेश प्राप्त होते ही चट्ट सर से उतरकर डस्टर के रूप में प्रयुक्त होने में अपनाई जाती। एक दिन नानी ने कहा, इसे आज घर पे ही छोड़ देना चंदरिया, ढीठे से धोकर सुखा दूंगी। नंगे सर जाऊंगा तो जोशी मास्टर मारेगा अम्मा। चंद्रवल्लभ के दिष्ट सहपाठी ने बिना टोपी के स्कूल जाने की दुस्साहस की और मोटे रूलर की तड़ातड़ मार से अभागे की पीठ ही तोड़ रखी थी मास्टर साहब ने। मास्टर बोला, साले नंगा सर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में बिना टोपी के आने की? नंगे सर क्यों जाएगा रे? तेरे बाप की पाक जो रखी है पिटार में, चल बांध दूं। और फिर अम्मा ने बड़े स्नेह से उस नंगे सर पर उसके मृत पिता की सदगजी पगड़ी लपेट दी। बेचारे चंद्रवल्लभ की वह पगड़ी बंधी अनुपम छवि देखते ही पूरे क्लास ने दांत भींजते अपनी हंसी रोक ली थी। रोकेंगे ही, भला जोशी मास्टर की क्लास में हंसने का दुस्साहस कौन कर सकता था? वो सर झुकाकर बैठा लिख रहा था कि पीछे बैठे दुरांत मॉनिटर गोपाल ने पेंसिल की नोक से मास्टर की नजर चुराकर अभागी पगड़ी पर से नीचे गिरा दी। बस फिर तो मास्टर जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। आज भी भरी कक्षा में उस दुष्ट दुशासन के खोले गए अपने चीर की व्यथा को वह भूल नहीं पाया था। जब कभी दामी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे अपने पुत्र के चमकते मोनोग्राम वाले ब्लेजर को देखता, स्वयं अपनी दरिद्र छात्रा की स्मरण उसकी आंखें गीली कर देती। जिस वर्ष वह विशेष छात्रावृत्ति पाकर इलाहाबाद पढ़ने गया, उसी वर्ष उसकी नानी ने आंख मूंद ली थी। कई वर्षों तक फिर वह गांव नहीं लौटा। बड़े भाई नेत्रवल्लभ ने घर की खेती संभाल ली, थूल के गलीचे और दान का व्यापार भी वह साथ साथ कर रहे थे। देखने में ऊंचा गबरू जवान था कि पत्नी भी सुधीर जुट गई थी भाई के लिए। उसी के विवाह में सम्मिलित होने चंद्रवल्लभ पहाड़ गया और उसी के विवाह में उसने पहली बार भाभी की बहन चंद्रिका को देखा था। पहली दृष्टि में वह बेहद अहंकारी लगी थी। पुष्ट स्मृत अधरों से झांकती श्वेत दंत पंक्ति, लबोदरा चेहरा, छरहरे शरीर से विदा लेने से जैसे ऐश्वर्य भी स्तभित होकर ठिठक गया था। संध्याकालीन रक्तिमा काया से उद्यमित उन नील नमित दृष्टि ने ही चंद्रवल्लभ को अनमना सा कर दिया था। उसके भाई के ससुर अवकाश प्राप्त इंजीनियर थे। प्रचुर धन बटोर रखा था उन्होंने।
उनके उत्कोच की पहाड़ में नाना प्रकार की दंत कथाएं प्रचलित थीं। पुल बनाने में उन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की थी और उस ख्याति के पृष्ठ प्रमाण के रूप में लाल अंगारी लौ अवयव उनके पुष्ट वाटिका में जंगले बने दूर से ही दर्शकों को आकृष्ट करते थे। उनकी दो ही लड़कियां थीं, बड़ी सरस्वती जो उसकी भाभी बन रही थी और छोटी चंद्रिका। चंद्रिका मौसी के पास अल्मोड़ा में मिशन स्कूल में पढ़ती थी। शायद उसी मिशन स्कूल की शिक्षा ने उसे अहंकारी दीप्त कर दिया था। इसके बाद कभी घर न आने वाले चंद्रवल्लभ का हर छुट्टी में घर आना बढ़ ही गया था। अवसर पाते ही वह भाभी के मायके पहुंच जाता, कभी उसे लाने कभी उसे पहचाने। एक बार नई भाभी ने उसे लताड़ भी दिया था। सुनो जी चंद्रलला, तुम्हारी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही। और पहाड़ में दो सगी बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से नहीं होता, जानते हो ना? जानता हूँ, उसने हंसकर कहा। तब यह भी जान लो देवर जी कि हमारे बाबूजी बड़े कट्टर हैं। कभी इस घर में दूसरे बेटे को उस घर की दूसरी बेटी का हाथ न थमाएंगे, और अगर बेटी खुद थाम ले तो? भाभी से किए गए उस हास परिहास की स्मृतियां अभी भी उसके कलेजे में नासूर से टीसने लगती। पर भाभी के मायके में उसे चंद्रिका को देखने का प्रलोभन नहीं खींचता था। वह तो प्राय अल्मोड़ा में रहती थी। उसके बूढ़े बाप का ही हृदय विजित करने वह वहां जाया करता था। कभी कभी सिगार की चौक को डिब्बी लेकर, कभी अगाध कृष्ण की गड्डी उपन्यास बटोरकर। बूढ़े के प्राण इन दोनों में बसा करते थे, किंतु घाघ बूढ़े ने न जाने कितने डिब्बे फूंक डाले और अगाध कृष्ण की कितनी सारी उपन्यास चाट डाली, तब कहीं जाकर तोप का अचूक गोला दाग चंद्रवल्लभ को धराशायी कर दिया। बोला, बेटा चंद्रवल्लभ, अब हमें तुम्हारा ही भरोसा है। इष्ट मित्र हो तुम हमारे एकदम। चंद्रवल्लभ का कलेजा छल की बल्लियों से टकराने लगा। निश्चित ही उसकी स्तुति, अपार्जन सब सफल होने जा रहे थे। वह समझ गया था कि अवकाश प्राप्त इंजीनियर का मस्तिष्क, जिसने प्रदेश की न जाने कितनी निर्माण कला से बांध दिया, वह एक बार फिर तरंगित उद्यमित सरित जलधाराओं को अपनी नवीन योजनाओं से बांधने जा रहा है। जी, आप जब कभी मेरे योग्य कोई उचित सेवा समझे, मैं हाथ बांधकर तैयार रहूंगा। जानता हूँ बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। उन्होंने अपने रहस्यमयी वार्तालाप से उसका ऐसा मति भ्रम कर दिया कि वह अकारण ही हांफने लगा था, जैसे तीखी चढ़ाई चढ़ रहा हो। तुम जानते ही हो बेटा, मेरे बेटा बेटी जो हैं बस ये दो चहेड़ियां ही हैं। एक को तो तुम्हारे देवतुल्य दाद जी को संपर हमने गंगा नहा लिया, और दूसरी पुत्री चंद्रिका को तुमने देखा ही है। कह वह बूढ़ा किसी चतुर मदारी का सा डमरू बजा क्षण भर के लिए चुप हो गया। उधर चंद्रवल्लभ को जैसे कोई गोद में लेकर तेजी से गोल गोल घुमाने लगा था। ऐसे अद्भुत सरल सुखद प्रस्ताव की तो उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। चलो ठीक था, वह बेकार था, पर उसका कुल, उसकी विद्या, उसकी योग्यता, उसकी सर्वोपरियता, उसके 1.25 लाख का व्यक्तित्व, किसी में भी क्या रंच मात्र भी किसी कलंक की कुंचित भी घाक थी? जी जी, मैं हकलाता अपने भीरु चित्र के निर्लज निवेदन को बरबसी अवस जीवा पर ढेल रहा था कि इंजीनियर साहब सतर होकर बैठ गए, जैसे उफनती वेग नदी की धार को आंखों ही आंखों में तौल रहे हों। सोच रहा हूँ चंद्रिका का विवाह भी इसी जेठ में निपटा लूं, फिर मकान अल्लम गल्लम दोनों बेटियों के नाम कर हरिद्वार निकल जाऊंगा। वहां कनखल के आश्रम में हम जैसे पुत्र विहीन वानप्रस्थी गृहस्थों के लिए मरणोपरांत भी विशेष सुविधा प्राप्त होती है। सब श्राद्ध पिंडदान विधिवत संपन्न करा देते हैं आश्रमवासी। चंद्रिका के लिए लड़का देख लिया है मैंने चंद्रवल्लभ। एक बार फिर उसे अपने तिर्यक स्मृति के सम्मोहित कर बुढ़ऊ ने फिर कच्छप जैसी मुड़ी छुपा ली थी। जी, इस बार चंद्रवल्लभ की लड़कियों जैसी रेशमी पलकों से हृदय का समस्त निवेदन लज्जता से नंगा होकर आंखों को आर्क्त कर गया। आपका आग्रह है, आपका स्नेह है, मैं आपका अनुग्रह जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह स्वयं ही बड़बड़ाने लगा। तभी बूढ़ा एक बार फिर सतर होकर बैठ गया। सदानंद, सदानंद पांडे, परमानंद ओवरसियर का बेटा सनातन, उसे ही छाटा है मैंने चंद्रिका के लिए। बूढ़े ने एक बार भी अपने चिकने चेहरे पर आश्चर्य की सामान्य रेखा को भी भटकने न दिया। कम से कम पूछ लेता
चंद्रवल्लभ किस अनुग्रह के लिए जीवन भर न भूल पाने की बात कर रहा था। उत्तेजित चंद्रवल्लभ की दोनों मुट्ठियां स्वयं बंद हो गई। क्या कह रहे हैं आप? सदानंद? सदानंद तो यहाँ एक ही है। हाँ बेटा, उसी सदानंद की बात कर रहा हूं मैं। मुझे बेहद पसंद है वो लड़का। देखना, एक दिन पूरे कुमाऊं का नाम उज्जवल करेगा। जी, जी हाँ। चंद्रवल्लभ का व्यंग से तीखा स्वर अमोधित ही प्रखर हो उठा। पिछले 2 सालों से कुमाऊं का नाम ही तो उज्जवल कर रहा है। पूरे 2 साल सस्पेंड था, तो क्या हुआ? बस दुश्मनों ने फंसा दिया बेचारे को। पर सांच को क्या आज झुलसाती है चंद्रवल्लभ? विभागीय जांच में एकदम खरा निकल आया। लाखों में एक लड़का है। चंद्रिका का ब्याह में तुम ही दोनों भाइयों को सब संभालना होगा, समझे? चंद्रवल्लभ बिना कुछ कहे बड़ी शिष्टता से तीर सा बाहर निकल गया। मूर्ख, मूर्ख चंद्रिका! क्या अब वह भी पिता की भांति सदानंद की उपासिका बन गई? पर बस एक व्यक्तित्व को छोड़कर क्या नहीं था सदानंद के पास? बहुत बड़ा मकान, सेबों का बगीचा, तराई का फार्म, सरकारी नौकरी, मृत जन्नी के ढेरों स्वर्ण आभूषण, मृत पिता की जोड़ी गई अटूट संपत्ति और भोगने के लिए केवल सदानंद। न भाई न बहन। पर चरित्र? कौन नहीं जानता उसे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वह परमानंद पांडे की लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का गर्भजरा पुत्र भी नहीं था। बाल्टे की एक मिट्टी बेचने वाली हरिजन युवती आधी रात को द्वार पर उसके ये प्रणय उपहार एक फटी धोती में लपेट कर डाल गई थी। उधर परमानंद की पतिव्रता पत्नी महीनों से अपने अभिशप्त संतानहीन उदर पर बड़ी कौशल से कपड़े बांध बांध आसन्न प्रसवावस्था की भूमिका बांध बांध ग्रामवासियों को छल रही थी। किंतु उसने वही निर्लज सौत के कलंक को अपने गर्भस्थ शिशु के रूप में स्वीकार किया। दोनों जघन्य अपराधियों को बचाया था। पर एक दिन पूरे गांव में ढिढोरा पीट गई वो। अरे 10 गज ऊंची नाच लेकर घूमने वाली वामन परमानंद पांडे की घरवाली तो ठाठ से मां बन गई। पर दर्द झेले हैं मैंने। कांजू ही मेरे साथ के बाप हैं। देख लो पंचों, ये है सबूत। अभी भी मेरी छाती से दूध बह रहा है। अब पनाहन को बुलाकर देख लो कैसे दूध पिलाती है वो बेहया। सचमुच बीच चौराहे में अपनी फटी कुर्ती उठाकर खड़ी हो गई और टप टप करके उसकी कुंठित मातृत्व का पृष्ठ प्रमाण मिट्टी में अभिसंचित कर गया। जब तक जीती रही, वह सिर उठाए बराबर हर महीने आकर परमानंद पांडे से वसूलती रही। फिर सहसा उसका आना बंद हो गया। लोग दबे स्वर में कहते सुने गए थे कि पापी परमानंद ने उसे कटवाकर तराई के घने जंगलों में गड़वा दिया। उस संदिग्ध अतीत को जानकर भी उस अकर्मण्य जुआड़ी को जमाता बनाने का कैसा दुराग्रह था इंजीनियर साहब का। गांव से अल्मोड़ा जाने वाली एकमात्र कुमाऊं मोटर यूनियन की बस छूट चुकी थी। फिर भी पैदल ही पूरे 20 मील की दूरी तय कर चंद्रवल्लभ अल्मोड़ा पहुंचा तो अंधकार घनीभूत होने लगा था। तब अल्मोड़ा को विद्युत छटाओं ने आलोकित नहीं किया था। समृद्ध घरों में गैस जलते थे, पर अधिकांश मध्यवर्गीय घरों में लालटेन या लैंप ही विर्ण प्रकाश टिमटिमाता था। उस दिन सौभाग्य से चंद्रिका की विधवा मौसी कहीं भागवत सुनने गई थी। चंद्रिका बरामदे में बैठी लालटेन की चिमनी साफ कर रही थी। कांच की लंबी चिमनी का एक सिरा हाथ से बंद कर दूसरे सिरे से वह अपनी श्वास पर हवा भर रही थी। आज इतने वर्षों में भी उस किशोरी की वह अपूर्व छवि चंद्रवल्लभ भूल नहीं पाया था। दोनों फूले कपोल, धरा पर लौट रहा आंचल, तीव्र श्वास प्रवास की धौकनी में उठते गिरते नन्हे वक्षस्थल की मोहक उथन पथन। मुग्ध दृष्टि से देखता चंद्रवल्लभ वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। हाय रे, ये हीरा क्या उस अनाड़ी शराबी जुआरी सदानंद की चादर की गांठ से बंधेगा? पागलों की तरह आगे बढ़ चिमनी सहित उसने चंद्रिका को अपनी उन्मत्त भुजाओं में बांध लिया। एक पल के लिए उसे मौसी की उपस्थिति की संभावना भी सहमा नहीं पाई। चंद्रिका को अधीर प्रेमी के उन्मत्त आलिंगन ने चौंकाया ही नहीं, ललाट पर, अधरों पर, उन पर तप्त अधरों के अंगारों का सा स्पर्श उसे अवश्य भी बना गया। एक पल के लिए वह चेतना खो बैठी। हाथ से चिमनी गिरकर चूर चूर हो गई तो वो दोनों विलग हुए। एकाएक अपने अवधैर्य पर चंद्रवल्लभ को स्वयं ही बड़ी खीज उठी। न जाने कितनी पुस्तकें, रसमर्मज्ञ कवियों के श्लोक कंठस्थ कर वह इतनी दूर प्रेम निवेदन के लिए आया,
किंतु सुअवसर जुटने पर ही भूखे भिक्षुषा भोजन पर टूट पड़ा। यहाँ तो वह मूर्ख स्वयं सिर झुकाए ऐसा अपराधी बन खड़ा था जैसे दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी हो। किंतु चंद्रिका पलक झपते ही उसके सम्मुख ऐसे तटस्थ होकर खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप आप अचानक यहाँ इस समय कैसे आ गए? दीदी की तबीयत ठीक है ना? उसकी दीदी पूरे दिन से थी, यह बात जानकर ही उसने यह प्रश्न पूछा था। उत्तर देने से पहले चंद्रवल्लभ अपने मूर्खता की कैफियत देने लगा। मुझे माफ कर दो चंद्रिका, मैं तुम्हें अचानक देख पागल हो गया था। दीदी ठीक है ना? बिना कुछ उत्तर दिए चंद्रिका ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। हाँ हाँ भाभी ठीक है, पर जानती हो चंद्रिका, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। मैं तुम्हें वही चेतावनी देने 20 मील चलकर आया हूँ। वह एक बार फिर उसका परम हितैषी बना उसकी ओर झुका। तो क्या हुआ? उसके अनारदाने से रक्तिम अक्षर बड़ी अवज्ञा से फड़के। तो क्या हुआ? विवाह तो एक दिन सबका ही होता है ना? वह अहंकारी सुंदर लड़की क्या जानबूझकर ही उसे छेड़ रही थी? पूछती हो क्या हो गया? वह बड़ी जोर से झल्लाया। सदानंद शराबी की चादर की गांठ से बनने के लिए तैयार हो? वह सदिया, वही जिसकी माँ? देखिए, मेरा ब्याह किसी के भी साथ हो, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सदानंद कैसे भी हों, दीदी के विवाह में उन्होंने ही बाबूजी का सहारा दिया था। हमारे घर में कौन मर्द बैठा था? अम्मा की बीमारी में, गेठिया सैनिटोरियम में भी वही आकर खड़े थे, ये जानते हुए भी कि टीबी की छूत उन्हें भी लग सकती है। ओह, तो अब तुम्हें देखकर उसी कर्ज से मुक्ति पा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी, क्यों? फिर जो मुंह में आया वही बक झक कर अपने बेदत्त हृदय की पूरी भड़ास निकालकर वह तेजी से बाहर निकल रहा था कि द्वार पे उसकी मौसी टकरा गई। अरे आओ बेटा चंद्रवल्लभ, आओ, कैसे आना हुआ? अरे सरली तो ठीक है ना? चल भीतर। मौसी फिर बड़े स्नेहपूर्ण आग्रह से भीतर खींच लाई चंद्रवल्लभ को। इसी बीच चंद्रिका दूसरी लालटेन जलाई। लालटेन के पिंगल वर्णी प्रकाश उसके गौर ललाट पर क्षण भर पूर्व साफ की गई चिमनी की काली, शायद अनजाने में पसीने पोंछते समय टिठौनी सी अंकित भरपूर चमक उठी। अरे ये कपाल पे कालिक कहाँ से लगाई? मौसी हंसते हुए अपने आंचल से उसे पोंछने को बढ़ी तो व्यवहार कुशल चंद्रवल्लभ ने अपना रुमाल उन्हें थमा दिया। क्यों अपनी धुली धुलाई साड़ी खराब कर रही है मौसी? ये लो। अपने रुमाल से उस स्फटित उज्ज्वल ललाट को स्पर्श करते ही वह अपने आहत हृदय के समस्त व्यथा भूल गया था। रुमाल से कालिक पोंछ कर भी उस विचित्र लड़की ने उसका रुमाल क्यों से नहीं लौटाया? और फिर कैसे विवेक हीरो दृष्टि से उसने आपद मस्तिष्क से रिक्तिक से पल भर निहारा और फिर आंखें झुका ली। यह देखकर पल पल प्रणय कूप में गहरा धंसता जा रहा था चंद्रवल्लभ। फिर तो अकारण ही पूरे 15 दिन तक अल्मोड़ा में डेरा डाला उसने। मौसी के घर न जाने कितनी बार चक्कर लगा लिए थे। यही नहीं, कभी मिसिल स्कूल के पिछवाड़े में, जनसुनी पगडंडी में, कभी सेंटोरियम के अरण्य में, प्रत्येक मंगलवार को जहां चंद्रिका अपने मौसी के बीमार जेठ को फल पहुंचाने जाती थी, वह जानबूझकर ही उस रहस्यमयी को घेर उसके अंतर मन हृदय पर मूंदे द्वार खटखटाने की चेष्टा करता रहा। पर वह बीते भर की लड़की उसे अपनी तर्जनी पर ही नचाती रही। चंद्रिका, मुझे 1 वर्ष का समय दे दो चंद्रिका, फिर मैं तुम्हारे बाबूजी का पूरा कर्जा चुका दूंगा। मैं इतना अकर्मण्य नहीं हूँ चंद्रिका। तुम जानती हो सदानंद कैसा जघन्य व्यक्ति है। पर वह निशब्द बैठी मुस्कुराती रहती। उसका वही मौन कभी कभी चंद्रवल्लभ को पागल बना देता था और वह उसे बाहों में बांधकर मसल देता। ओह, किस अमानवीय संयम से उसने अपने आप को रोका था। छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा तब। यही तो मैं चाहता हूँ चंद्रिका, यही तो मैं चाहता हूँ। दुनिया देख ले मेरी बाहों में तुमको, और वो सदानंद भी, और फिर मैं देख लूंगा कि कैसे मेरी जूठी पट्टल चाटता है वो भिक्षु। हंसती हंसती चंद्रिका गोली सी दूर छिटक जाती। बहुत बहादुर ना बनो नानजू, नहीं तो सदानंद तुम्हें पिस्सू की तरह मसल कर रख देगा। एक ओर सदानंद के लिए ऐसी भक्ति श्रद्धा और दूसरी ओर उसका प्रेमी उसे किसी अरण्य में मिलने को आवाहन से खींचता तो वह मंत्र मुक्त डोर से बंधी चली आती। तब क्या वह कौतिक प्रिय किशोरी एक साथ दो दो प्रणोत्तर हृदय को अपनी तर्जनियों पर नचा रही थी?
फिर बड़े भाई के पुत्र जन्मोत्सव में उसने उस अलौकिक लड़की का एक नवीन रूप देखा। भाई की पूरी गृहस्थी का भार उसने सुकुमार कंधों पर ढोया। वह अपनी दीदी से भी अधिक कुशल गृहिणी बन उठी। उन दिनों के स्मृति रत्न ही चंद्रवल्लभ की स्मृति कोष का अब तक का सबसे जगमगाता वैदूर्य मणि था। कमर में आंचल खोस वह भाग कर कभी अपनी दीदी को पंजीरी खिलाती, कभी अनुभवी जननी की भांति नवजात शिशु को छाती से लगाकर दुलराती, लोरियां गाती, कभी निमंत्रित नारी समुदाय को अपने मधुर कंठ से सोहर की लहरियों से झुमा देती, फिर सहसा पैरों में घुंघरू बांधकर अपनी छिड़ कमल लचकाती, फिर द्वार की दरार से झांकते बड़े और कुंवारे दो जोड़ी मुग्ध नैनों को समान रूप से बांधती, जानबूझकर एक ही पंक्ति को बार बार दोहराती और गाती। सास मोरी ढूंढे ननद मोरी ढूंढे, सास मोरी ढूंढे ननद मोरी ढूंढे, सैया ढूंढे रे गले में बैया डाल डाल। उस सुराहीदार संग गले में सचमुच ही बैया डाल बरीरी के बाजार में झुमका ढूंढने की अद्भुत प्रेमी मूंदे कपाट के द्वार से सटकर खड़ा है वह जानती थी, इसलिए बार बार द्वार तक जाती। वही नित्य भंगिना में वह हंसती हंसती पीछे खिसक आती। उस छठी के भोज के अतिथियों में उसके दोनों प्रेमी एक साथ उपस्थित थे। हेलो ब्रदर, यह कहते पच्च पच्च पान पिचकते थूकते सदानंद ने चंद्रवल्लभ के कंधे पर हाथ रखा तो चंद्रवल्लभ ऐसे भड़क उठा जैसे किसी कोढ़ी ने अपने हाथ का ठूंठ उसके कंधे पर रख दिया हो। तब जानबूझ के चंद्रिका ने कितने लज्जासिक आग्रह से सदानंद की अभ्यर्थना की थी, ये आलू के टिकड़े खाए, मैंने बनाए हैं, और ये दही की दाढ़ी आपको पसंद है ना? जल भुनकर एकदम कोयला हो गया था चंद्रवल्लभ। क्या क्या इसे पसंद है ये भी याद रखती है ये लड़की। तो फिर मेरा रुमाल क्यों कमर में खोसे फिरती है? उस दिन नाचते नाचते कैसी लाज से भरी मुद्रा में कमर का वही रुमाल निकाल नंदा देवी के नर्तकों के रेशमी रुमाल की भांति अपने कंठ में गैव्य की तरह गोट लिया था। चंद्रिका, चंद्रिका, क्या तुम जीवन भर सुंभ निसुंभ की भांति हमें दबाकर दोनों की छाती पर पैर रखकर नाचती रहोगी? चंद्रवल्लभ जोर जोर से अपने एकांत कमरे में बड़बड़ाने लगा, किंतु अंत में विजय तो सदानंद की ही हुई थी। लक्ष्मी ने ही सरस्वती को अंगूठा दिखा दिया था। 100 में से दर्शन चंद्रवल्लभ की विद्या, योग्यता, कुल, प्रतिष्ठा सब ताक पर धरी रह गई। जब चंद्रवल्लभ अपने प्रशासनिक प्रशिक्षा के कठोर अध्ययन में आकंठ डूबा था, तभी उसकी अनुपस्थिति में चतुर गिद्ध ने छपट्टा मार उसके मुंह का ग्रास छीन लिया। विवाह का निमंत्रण पत्र भी शायद जानबूझकर ही उसके दूरदर्शी जनक ने विवाह के पूरे 8 दिन बाद भेजा था। निष्प्राण सा चंद्रवल्लभ फिर न जाने कितने दिन बिना खाए पिए रहा। उसके उदार मेजबान के यहाँ चुपचाप पड़ा रहा। पिता के जिस समृद्ध मित्र को यहाँ रहकर वह परीक्षा दे रहा था, उन्हीं की पत्नी फिर उसे जबरदस्ती खींचकर खाने की मेज पर ले आई। क्यों, पर्चा ठीक नहीं हुआ क्या बेटा? बिगड़ने दो, चिंता क्यों करते हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ईश्वर ने चाहा तो अगले साल बाजी मार लोगे। पर बेचारी ताई, उन्हें क्या बता था कि जो बाजी वह हार चुका है, वह एक बार हारने पर संसार का कोई भी पुरुष आज तक जीत नहीं सका। धीरे धीरे पराजित पौरुष की गहन व्याथा ने ही उसे संघकित रूप से दुस्साहसी बना दिया था। जो हृदय सिंहासन कभी चंद्रिका के लिए रक्षित था, उसने राजनीति को ही प्रेयसी के रूप में संयम कर दिया था। वही अटूट प्रेम, निष्ठा, वही निष्कपट निवेदन का नित्य नवीन अर्घ उस नवीन प्रेयसी के चरणों में अर्पित कर उसने पुरस्कार भी पा लिया। अतीत में झेली गई लाठियां अब देवताओं द्वारा दी गई सुमन वृष्टि की ही भांति उसे अपाध मस्तक आच्छादित कर रही थी। न जाने कितनी बार उसने मंत्रिमंडलों को धन्य किया, देश विदेश की यात्राएं की, नित्यपति पूर्वाभास स्मृति बड़ी स्वाभिता से उसके अधरों पर पान की लालिमा की भांति रच बस गई थी। इसी बीच जिस मेजबान के यहाँ कभी दरिद्र आश्रित परीक्षार्थी बन परीक्षा देने गया था, उसी के गृह स्वामी ने उसे जमाता के रूप में स्वीकार कर प्रतिष्ठित कुल की मान्यता भी अनायास ही उपलब्ध करा दी थी। रंग रूप के नाम पर पत्नी क्षीण मूलधन लेकर ही आई थी। एक बार रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से बेचारी अब कुछ कुबड़ी होकर ही चलती थी, पर कुल मिलाकर माधवी उसके लिए भागवती ही सिद्ध हुई। कभी कभी उसका उग्र स्वभाव चंद्रवल्लभ के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना उठता था, किंतु ऐसे अवसरों पर वह लंबी हवाई यात्राओं में चला जाता। जब लौटता तब ज्वार भाटा की तरंगों की भांति पत्नी का क्रोध स्वयं ही शांत हो गया होता।
फिर तो वह स्वयं भी आश्चर्यजनक रूप से सहिष्णु, उदार और सहचर था। माधवी जब चाहे जहां चाहे घूम फिर सकती थी। मनमानी साड़ियां खरीदने का उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी। क्लब में ताश की रत जगह हो या रेस कोर्स में घोड़ों की सुदीर्घ प्रदर्शन, वह अपने पुरुष मित्रों के साथ मनमानी उड़ान भर सकती थी। कभी कभी चंद्रवल्लभ को अपनी सहिष्णुता पर आश्चर्य भी होता था। उसकी पत्नी को पुरुष मित्रों का साहचर्य ही मोहता था, और उतने ही गोपों की एकमात्र राधिका का कैसे उन्मुक्त विचरण उसे कभी ईर्ष्या दग्ध नहीं किया, जबकि चंद्रिका के मुंह से सदानंद का नामोच्चार ही उसे जलाकर खाक कर देता था। चंद्रिका, 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 तुम्हें मैं भूल क्यों नहीं पाता? किंतु इस क्यों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अंतिम बार की भेंट भी वह एकांत में उसी सूक्ष्मता से अपने अंतर मन में बार बार अंकित करता, जैसे किसी प्रिय जन की मृत्यु सैया से उसकी अंतिम झलक कोई बार बार स्मरण कर स्मृति पटल पर खींच लाता है। उस दिन वह अपनी मौसी के लिए पथरौटे से जुंडिया की दुकान से कुंडे की दही ला रही थी। मार्ग में दही चाटने का लोभ शायद बेचारी समरण नहीं कर पाई। इसी से मलाई की एक चुगलखोर परत उसके लुभावने अधरों पर जम गई थी। क्यों, खूब मलाई खाकर मौसी के काशी व्रष्ट को नष्ट कर रही हो ना? चल हट, कहाँ कहाँ, कहकर वह आंचल से होंठ पोंछने लगी। हट मूर्ख, साड़ी से कहाँ कोई ऐसी स्वादिष्ट मलाई पोंछता है? ला, मैं पोंछ देता हूँ। कह वह बड़ी दृष्टा से उसके अपनी बाहों में भींच लिया। उस अंधेरी सकरी गली में दिन दहाड़े ही मरघट जैसा सन्नाटा छा जाता था। फिर तो उस दिन सांझ ढल गई थी। चलोगी चंद्रिका? चंद्रवल्लभ ने उसके कानों के पास होंठ सटा दिए। कहा, चलोगी चंद्रिका? कल इलाहाबाद जा रहा हूँ। छुट्टियों का तो अब झमेला ही नहीं। ईद, दशहरा, दिवाली सब मिलकर मेरे सौभाग्य से सारे सुअवसर एक साथ जुटाई हैं। चलो इस बहाने तुम्हें कहीं दूर भगा ले चलता हूँ। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। नेपाल में एक मेरा इष्ट मित्र है, वहीं शरण लेंगे। झटपट अपनी मौसी को दही खिलाकर सुलाकर आओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। आज ही रात को भाग चलेंगे। चलोगी चंद्रिका? अचानक ही यह भयंकर दुस्साहसी प्रस्ताव उसके दिमाग में आ गया था, और प्रास्ताविक करने में उसने ढीठ स्वर में कहे जाने पर उसकी हास परिहास का कूट भी नहीं था। शायद उसी से भयत्रस्त होकर सहमी उसकी प्रेमिका पथरौटे सहित हिरनी सी भाग पल भर में गली के मोड़ से अदृश्य हो गई थी। उसके बाद उसने चंद्रिका को फिर कभी नहीं देखा था। महीने भर बाद उसके विवाह का निमंत्रण पत्र मिला था। आज इतने वर्षों बाद किसने उसे अमृत संजीवनी बूटी सुंघा दी, फिर उसके सम्मुख खड़ा कर दिया? शायद माधवी की मृत्यु ने, या प्रवंचक प्रवासी विदेशी पुत्र के जर्मनी में से विवाह ने, या स्वयं वैधव्य दर्द चंद्रिका के अस्तित्व ने। इतने वर्षों के बाद दोनों एक बार फिर स्वतंत्र थे। क्रूर राजनीति ने चंद्रवल्लभ को सिंहासन से विहीन करके धरती पर पटक दिया था। राह के किसी राहगीर के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। अतीत के वैभव की एक टोपी ही जो स्मृति चिन्ह के रूप में बची थी, उसे भी चंद्रिका से मिलने से पूर्व स्टेशन पे छोड़ जाएगा। अपने आने की सूचना भी उसने केवल चंद्रिका को ही लिख दी थी। इतने वर्षों बाद तुमसे फिर अपना वही प्रश्न पूछने आ रहा हूँ। चलोगी चंद्रिका? शायद तुम सुन ही चुकी हो, पर अब मैं विपत्निक हूँ। मेरे इकलौते पुत्र ने भी स्वदेश की महिमा त्याग विदेश को अपनी जन्मभूमि मान लिया है। तुम भी एकांत जीवन व्यतीत कर रही हो, मैं सुन चुका हूँ। कभी हम सैनिटोरियम के पिछवाड़े किसी सुदीर्घ दैत्याकार देवदार के नीचे मिला करते थे। वही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। बुधवार, ठीक 5 बजे। किंतु इस बार शर्त भी है कि अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो ही आना, अन्यथा मैं तुम्हारी अनुपस्थिति को अपना दुर्भाग्य ही स्वीकार कर लूंगा। बुधवार को चंद्रवल्लभ 5 के बदले 4 बजे ही जा पहुंचा। वह अधीर, क्लार, पथिक, न जाने कितनी उलझने, कितनी शंकाएं उसे विहल कर रही थी। क्या पता चंद्रिका को चिट्ठी मिली भी होगी, क्या पता वह ना आए, और फिर एकाएक उस कौतुक प्रेमी चित्त को एक नवीन योजना आह्लादित कर गई। लपक कर वह घनी झाड़ियों में दुबक कर छिप गया। चंद्रिका आएगी, निराश दृष्टि से इधर उधर देखेगी, फिर निराश होकर लौटने लगेगी। तब वह उसे बाहों में बांध उस परिचित अरण्य में अपनी उल्लासित चीख से गुंजा देगा। चलोगी चंद्रिका? ठीक जैसे काफिल के पेड़ पर पहाड़ी चिड़िया जूहू टूकती है, जू हो जू हो, और दूसरी चिड़िया ठीक स्वर से स्वर मिलाकर उत्तर देती है, होल होल। क्रमशः निकट आती पदचाप सुन चंद्रवल्लभ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
पर अचानक ही उसे लगा, मूर्ख, मूर्ख चंद्रवल्लभ। मन ही मन वह स्वयं अपनी खिल्ली उड़ाने लगा। तो क्या 30 वर्ष पूर्व का वह तरुण रह गया है? पत्तियां चरमराई, पिहुल खिसकी और चंद्रिका वहां आई। इधर उधर देख वह बड़ी देर तक खड़ी रही, फिर हाथ का सूटकेस नीचे धर सूखी घास पर नीचे धम्म से बैठ गई। घनी झाड़ियों के भीतर से झांकता चंद्रवल्लभ अविश्वास से अपाध मस्तक बदल गई अपनी प्रेयसी को एकटक देख रहा था। विराट शरीर, भग्न दंत पंक्ति, बूंदी के लड्डू की भांति ठास ठास कर बांधे गया सूक्ष्म जूड़ा, अध खिचड़ी बालों को विभक्त करती टेढ़ी मेढ़ी अयत्न से संवारी गई मांग, पैरों पर फटर फटर करती क्रेप सोल की मर्दाने जूते और बुरके की भांति लपेटा गया खुरदुरा काला सॉल। आंखों में लगे चश्मे को उसी खुरदुरे सॉल से पोंछकर उसने अपनी आंखों में लगा लिया। फिर उधर उधर बड़े ध्यान से देखा। 6 बजे, 7 बजे और फिर दूर गिरजे की घड़ी ने जब टन टन करके 8 बजा दिए, तब सूटकेस उठाकर वह खड़ी हो गई। अंतिम बार शून्य दृष्टि से जंगल को निहार चंद्रिका अपने मोटे मर्दाने जूतों की घोड़े की टाप से सूखे पिरुल घास रौंदती धीरे धीरे टाल उतर गई। उसके जाने के बड़ी देर बाद चंद्रवल्लभ झाड़ियों से बाहर निकला। उसी सूखी घास में मात्रहारा शिशु की भांति लोट लोट कर रोता रहा। ओह, कैसा करुण किंदन था! वह कैसी हृदय विदारक सिसकियां ले रहा था। अपने को रोक नहीं पा रहा था। आज तक जो दिव्य मूर्ति प्रेयसी के रूप में किसी ताबूत में सुरक्षित शव की भांति उसने हृदय में ज्यों की त्यों धरी थी, वह किसी आक्षत विकार के कीटाणुओं के संशय से क्षयग्रस्त होकर विभस्त बन चुकी थी। आज उसे पहली बार लग रहा था चंद्रिका को उसने हमेशा के लिए खो दिया। अब वह कभी नहीं कह पाएगा, चलोगी चंद्रिका?